हेलो एवरीवन, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास और वेन होफ फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के बारे में। जो पहले वाली वीडियोस हैं उसमें हमने देखा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमारा जो सोल्यूट होता है उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया कि जो मोलिकुलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके फाइंड आउट करते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर जो नॉर्मल वैल्यू है उसके इक्वल नहीं आता। तो ऐसा मोलिकुलर मास जो कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर नॉर्मल वैल्यू से लोअर हो या फिर हाइयर हो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस रीजन की वजह से ये जो मोलिकुलर मास है ये चेंज होता है। तो ये दो मेन प्रोसेस की वजह से चेंज होता है। फर्स्ट है डिसोसिएशन और सेकंड है एसोसिएशन। डिसोसिएशन प्रोसेस में कोई भी एक जो बड़ा पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम NaCl को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। जो सेकंड प्रोसेस है एसोसिएशन, उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए है एसिटिक एसिड। जब हम इसको बेंजीन में डिसोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और डाइमर फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन होफ फैक्टर के बारे में। तो कोई भी जो हमारा सोल्यूट है वो कितना डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा ये हमें पता चलता है वेन होफ फैक्टर से। तो इस फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलिकुलर मास, या फिर इसको एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं वो है रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे। फर्स्ट है नॉर्मल मोलिकुलर मास और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की रेशियो, और सेकंड है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की रेशियो। जब वेन होफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो इसने जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसको मॉडिफाई कर दिया। तो जो अब हमारी नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं वो हैं, फर्स्ट हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका जो नया फॉर्मूला है वो हो गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल I/N2 अपॉन N1। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा TB इक्वल I/KB इंटू M। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल I/KF इंटू M। और लास्ट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका फॉर्मूला हो गया पाई इक्वल I/CRT। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वेन होफ फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा NaCl। जब भी हम NaCl को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। तो इसके लिए जो I की वैल्यू है वो हो जाएगी 2। अगर हम बात करें K2SO4 की तो वो डिसोसिएट हो जाएगा 2K+ और SO4 में। हम देख सकते हैं यहाँ इन टोटल 3 पार्टिकल्स फॉर्म हुए, 2 तो है हमारे K+ और एक है SO4। तो इसके लिए जो I है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट, तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू रहेगी 1। और लास्ट हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। अगर इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लें और जो सॉल्वेंट है हमारा वो बेंजीन हो तो ऐसे केस में ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन हो जाएंगे और डाइमर फॉर्म कर लेंगे। तो इस केस में जो I की वैल्यू है वो है 1/2 या फिर मैं कहूं 0.5। तो इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेन होफ फैक्टर है अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अगर वो सब्सटेंस ना तो डिसोसिएशन शो करे और ना एसोसिएशन शो करे
तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी 1 के। अगर वो सब्सटेंस हमारा डिसोसिएशन शो करता है तो I की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी, और अगर वो सब्सटेंस एसोसिएशन शो करता है तो I की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।